अब मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बेटा अब साफ आ रही है। ये सोडियम नाम का एक एलिमेंट है जिसके अंदर एटॉमिक नंबर है 11, मास नंबर है 23। मास नंबर और एटॉमिक नंबर से आप पता लगा सकते हो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसके पास प्रोटॉन कितने हैं, उसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं। इलेक्ट्रॉन है Z, प्रोटॉन है Z और न्यूट्रॉन है A-Z। आना बोलो, ठीक बात? यस सर। चलो अब मैं बात कर रहा हूं मंशु से। मंशु, अगर तेरे को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता है तो तू यूं कह सकता है कि भैया इलेक्ट्रॉन देने से कोई चीज कैटायन बन जाती है, इलेक्ट्रॉन लेने से कोई चीज एनायन बन जाती है। ये वाली बात क्लियर है मंशु? यस सर। अगर हाँ, क्या ये बात क्लियर है कि यस। इलेक्ट्रॉन देने से कैटायन बनती है, इलेक्ट्रॉन लेने से एनायन बनती है, और जो इलेक्ट्रॉन देता और लेता है वो पेरेंट एटम होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा अपने, अगर कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो कम इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा प्रोटॉन से अट्रैक्ट किए जाएंगे, तो सेंटर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, जिस वजह से साइज छोटा हो जाएगा। बोलो। यस सर। तो किसी भी कैटायन का साइज अपने पेरेंट से छोटा होता है, किसी भी अनायन का साइज अपने पेरेंट से बड़ा होता है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। फिर यस बात सर। बोल रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन्स कम है और खींचने वाले प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, तो क्या आप ये बात कह सकते हो कि भैया कम इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा प्रोटॉन से खींचे जा रहे हैं, तो साइज तो रिड्यूस होगा ही होगा। दिया बात ठीक है? उसके बाद यही चीज मैंने यहां देखी, कैटायन, पेरेंट एटम, एनायन, नीचे देखो क्या लिखा है, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन। अच्छा, अब फिर उसने कहा न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल, इससे साइज ऑफ एटम का असर नहीं पड़ता। जो न्यूट्रल चीज है ना वो अट्रैक्ट करेगी ना वो, इसलिए उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। अभी आपकी क्लास से पहले 11th की क्लास चल रही थी, साइज ऑफ एटम, यही बात चल रही है। अब आप इससे डिनाई नहीं कर सकते कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, 11वीं के बच्चों को नहीं पता। आप अभी पूरा चैप्टर पढ़ के आ रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन था और पॉजिटिव चार्ज के नाम पे न्यूक्लियस ले लूं मैं, तो एक फॉर्मूला बनता है F=K Q1 Q2/R²। बनता है या नहीं बनता? आना बोलो। यस सर बनता है। ठीक है। अब वो कहता है इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं वैलेंस शेल में तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में बढ़ते हैं, वैलेंस शेल मतलब होता है बाह्य कोश, सबसे आखिरी कोश, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। साइज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सेम शेल में बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि शेल सेम रहेगा, साइज कम होगा। ये बात समझ में आई श्रेया? ठीक। अगली चीज ये मैं बता चुका, एनायन का साइज अपने पेरेंट से बड़ा होता है, कैटायन का साइज छोटा होता है। अभी मैं इन चीजों को एग्जांपल से समझाऊंगा। अब ये टर्म देखो क्या लिखी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ऐसे कैटायन, ऐसे एनायन, ऐसे कंपाउंड जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। उन्नति बात ठीक है? हाँ जी सर। तबीयत ठीक है? नहीं। अंशिता, अगर मैं तेरे से पूछूं नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है तो तू कहेगी भैया 10 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के पास कितने हैं? 9 इलेक्ट्रॉन है। अगर फ्लोरीन को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो भी 10 हो गए, लेकिन फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दूंगा तो फ्लोरीन फ्लोरीन नहीं रह के फ्लोरीन माइनस बन जाएगा। आना बोलो। और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ऑक्सीजन -2 बन जाएगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉन छीनूंगा तो वो Na+ बन जाएगा। मैग्नीशियम का छीनूंगा तो वो Mg2+ बन जाएगा। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। क्या है ये? अगर कोई आपसे पूछे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में भी साइज होता है क्या? हाँ, एनायन का साइज बड़ा, कैटायन का साइज छोटा, अभी तो बताया था। ऑक्सीजन का साइज सबसे बड़ा, उससे छोटे वाले फ्लोरीन का उससे कम, नियॉन का उससे कम, सोडियम का और कम, मैग्नीशियम का और कम, बशर्ते सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए। तभी इनका साइज कंपेयर करना, हवा में मत करना। ये बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। ये बात क्लियर है?
मंशु, यस सर। नंदिनी, यस सर। वैभव, यस सर। ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, एटॉमिक साइज और साइज ऑफ आयन की बात करी हमने, करी? यस सर। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं तनु से। तनु, आवाज खोल सकती है बेटा? यस सर। चलो। तनु जरा ध्यान दे। मैं एक चीज लिख रहा हूं, क्या इसके बारे में जानती है तनु? यस सर। पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर पीरियड्स होते हैं। पीरियड का मतलब क्या होता है? जो चीज अपने आप को रिपीट करे। पीरियड ऐसे होते हैं, रोज होती हैं। क्या होती हैं? ये रोज अपने आप को रिपीट करती हैं। तनु, बात ठीक है बेटा? यस सर। उसके बाद मैं तेरे से बात कर रहा हूँ ग्रुप की। ग्रुप भी तो होते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड, थर्ड, 15, 18 ग्रुप ऐसे चलते हैं। ये कैसे चल रहे हैं? ऊपर से नीचे। तनु, बात ठीक है? तनु, ग्रुप डाउनवर्ड होते हैं। तनु कहाँ चली गई? बाकी सब बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर जी। यस सर, आ रही है। अरे एक जना बोल दो बस भाई, डराओ मत। तनु थोड़ी सी एटीट्यूड में है, उससे हम बाद में बात करेंगे। मुकुल, मुकुल। अरे सर पता है ग्रुप डाउनलोड होते हैं, पीरियड लेफ्ट टू राइट होते हैं। अच्छा, माइक नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। वैभव, अगर मैं तेरे से ये पूछूं कि डाउन द ग्रुप, तो बात समझ जाएगा? सर एक बार बता दो। डाउन द ग्रुप का मतलब होता है ग्रुप की तरफ जाते वक्त, नीचे जाते वक्त। अब जरा ये ग्रुप देख, ये फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है वैभव? यस सर। ये जो मैंने तेरा फर्स्ट ग्रुप बनाया है ना, ये नीचे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नीचे। और ग्रुप में नीचे जाते वक्त, ग्रुप में नीचे जाते वक्त चीजों में बदलाव आता है। क्या आता है? नीचे बदलाव। जाते वक्त नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? नंबर ऑफ शेल। जिसकी वजह से साइज ऑफ एटम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? साइज ऑफ साइज ऑफ एटम। नीचे जाते वक्त इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है, क्योंकि एटॉमिक साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे से उल्टे रहते हैं। कैसे रहते हैं? इनवर्सली। तो तुझे पता चला ग्रुप क्या होता है? नीचे जाना। ग्रुप का मतलब, नीचे ठीक है? जाना। बोल बेटा वैभव। यस सर। पीरियड का मतलब क्या होता है? पीरियड होता है लेफ्ट टू राइट। तो अगर कोई कहे सेकंड पीरियड में एटॉमिक साइज का क्या होता है, तो आप कहोगे भैया यहाँ पर नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं। सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जिससे एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। ये बात समझ में आई वैभव? आ गई सर। यज्ञ, आवाज खोलियो बेटा। यज्ञ, सर एक बात पूछूं? पूछ लो। सर जब
एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं और प्रोटॉन सेम रहते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स है वो कम होनी चाहिए। अच्छा, मैं बात करता हूँ इस बारे में, ठीक है, अभी बात करते हैं। कौन पूछ रहा है ये? नंदिनी। नंदिनी। नंदिनी अभी इस टॉपिक को उठा, ठीक है बेटा? ओके सर। उसको मैसेज कर, तेरा नेट नहीं, तेरा दिमाग स्लो है, सेंटर पे क्यों नहीं आया? नंदिनी बात समझ में आई? यस सर। क्या समझ में आई? दिमाग स्लो है उसका। तेरे वाली बात तो मैंने बताई नहीं, तू कुछ भी झूठ बोल देती है मुझे नंदिनी। लगा आप पहले की बात पूछ रहे हो, इसलिए मैंने यस बोला। अच्छा, चलो ठीक है। नंदिनी अब जरा ध्यान दे, यस सर। ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक बेटा? यस सर। अब पहले शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, पहला इलेक्ट्रॉन एंटर, उसकी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। एक और इलेक्ट्रॉन एंटर करा, और अट्रैक्शन हो गई, क्योंकि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ ना बोल। यस सर। अब दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन आया और फिर ये आया, तो अट्रैक्शन तो है, लेकिन एक तो नया शेल आ गया। तो बस मुझे बता, एक नया शेल आने से साइज बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। इसी वजह से इसका साइज बढ़ गया। अब एक एक करके बात को समझो बेटा। एक तो साइज शेल के नंबर बढ़ने से ही बढ़ जाता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ाते रहो साइज बढ़ता रहेगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ाते रहो साइज बढ़ता रहेगा। दूसरा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन नए लाता हूं तो वो अट्रैक्ट होते हैं, क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियस की तरफ, और न्यूक्लियस की तरफ अगर वो अट्रैक्ट होंगे तो अट्रैक्शन की वजह से भी साइज छोटा होगा। सही बात है गलत बात? सही बात है। पक्का? यस सर। अब मैंने तेरे से बोला 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तूने कहा हाँ भैया वो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, वो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, चलो ठीक है। फिर बारी आई p की। p के पास ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो जब p की बारी आई ना बेटा, तो p में ये इलेक्ट्रॉन आए, तो ये सीधे सीधे अट्रैक्ट हो रहे थे, किससे? न्यूक्लियस से। फिर उसके पीछे जो आए वो भी अट्रैक्ट हो रहे थे, लेकिन दूरी बढ़ रही थी, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे थे। तो मैं तेरे से एक सीधी सी बात पूछता हूँ, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज। अच्छा, साइज ओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से होता क्या है? अगर वो अट्रैक्शन बढ़ती है। यस सर। ठीक है, अब मैं तेरे को 2 चीज बता रहा हूँ। अट्रैक्शन का मतलब है येलो कलर और रिपल्शन का मतलब है रेड कलर। तू मुझे बताइयो कि बात मैं ठीक कर रहा हूँ या सब बकवास? ऐसे मत बोलिए, सीधा बकवास बोल देगा, ठीक है? कहते भैया गड़बड़ लग रही है। अच्छा नहीं लगता ना, ऑनलाइन जाती बेटा ये बातें सारी। अब देख नंदिनी, क्या ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है? जल्दी बता। यस सर कर रहा है। क्या ये इसको अट्रैक्ट करेगा? यस सर। ये ये भी करेगा। और ये भी करेगा। तुझे सब पता है। अब देख, अगर मैं तेरे से पूछूं पहले वाले के रिपल्शन कितने हैं, क्या रिपेल करेगा या आगे न्यूक्लियस के इसके बीच में कोई आ रहा है, बीच में दरमियान नहीं आओ, लेकिन जब ये अट्रैक्ट कर रहा था ना, ये रिपेल कर रहा था। एक अट्रैक्शन एक रिपल्शन। रिपल्शन रोकेगी हाँ, लेकिन तुम कहोगे न्यूक्लियस ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, हाँ, लेकिन कुछ तो नुकसान पहुंचाएगा, पहुंचाएगा। यस सर। हाँ, इसको पुल करने में। हाँ हाँ, पहले तो एक बात समझो, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ध्यान दे बेटा, ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको अंदर की तरफ, देख समझ। लेकिन ये कह रहा है ना मैं अट्रैक्ट नहीं करने दूंगा। ये शील्डिंग होती है। क्या होती है? न्यूक्लियस के अंदर। अब मैंने आपको कहा न्यूक्लियस के अंदर कोई ऐसी चीज है जो अट्रैक्ट कर रही है इन इलेक्ट्रॉन्स को, हाँ नाम प्रोटॉन है, लेकिन बाहर बैठे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहेंगे ये तो हमारा कंपटीशन आ गया, तो वो उसको अट्रैक्ट करने देंगे नहीं। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा अगर तीसरे वाले को देखूं तो ये इसको रिपेल करेगा, बिल्कुल करेगा नंदिनी, और ये भी करेगा।
ऐसा लग रहा है तीसरे के लिए तो दो दो रिपल्शन खड़ी हो गई, चौथे के लिए तीन 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 रिपल्शन खड़ी हो गई भाई। अब मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूँ। 1s 2s 3s और 4s, 4s चारों में से कौन ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है और कौन कम? 1s ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है और 4s कम। ठीक है, 1s 2s 3s 4s, ये तो बात करी हमने नंदनी से। देखो बेटा, प्रॉब्लम पूछोगे तो इस चैप्टर में बहुत कुछ मिलेगा। नंदनी ने प्रॉब्लम पूछी तो एक नई चीज निकल कर आई। सुप्रिया से बात कर रहा हूँ। सुप्रिया, सुप्रिया, सबसे पहली बात तुझे बताना होगा इसका रीजन क्या है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुम सोच क्या रहे हो? रीजन मैं जवाब दे रहा हूं, इसका रीजन है डिस्टेंस। गलत है क्या? जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी अट्रैक्शन कम। तो तुमने कहा भैया डिस्टेंस से पता है किस पे फर्क पड़ता है? किस पे पड़ता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन यहाँ पर एक और फोर्स मौजूद है। क्या लिखा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। प्राची, बात ठीक है गलत है? बेटा जिसको बोलूं सिर्फ वही आवाज खोले। प्राची, मैं तेरे से कह रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, तो तूने कहा कि भैया एक ऐसी इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग जो और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट होने नहीं देगी न्यूक्लियस से। ठीक है, आओ न्यूक्लियस का मतलब बना। ये है न्यूक्लियस, इसमें कौन बैठा है? शिवा। ऐसे में बैठते, खड़ा ही है, चलो बहुत मुश्किल है बन बैठा हुआ शिवा बनाना। तो इसमें शिवा है, शिवा का स्वयंवर चल रहा है। क्या चल रहा है? अब यहां पर ये दो वधु हैं। अच्छा, क्या ये लड़ाई करेंगी? बिल्कुल, एक दूसरे के बाल छूटेंगे कि शिवा मेरा है, शिवा मेरा है। लेकिन अगर ये दोनों यहाँ पर है तो ये कहेंगे चलो हम तो देख लेंगे, बाद में लड़ लेंगे, एक रनर अप बन जाएगा, एक एक जीत जाएगा। लेकिन जो पीछे दो हैं हम उनको तो आगे नहीं आने देंगे। ठीक है, तो सबसे कम शील्डिंग किसकी है इस वक्त? कौन से दो बच्चे हैं जिनके सबसे कम शील्डिंग है? ठीक है, अब ये दोनों इन दोनों को जाने, समझ रहे हो? ये बात समझ में आई बच्चों? और ये जो बहुत दूर बैठा है, बहुत दूर, इसका कंपटीशन ही खत्म हो गया। छी भाई, चलो क्या कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि इसको रिपल्शन बहुत मिल रही है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन है, तो आपने कहा ये तो 1s है। 1s बिल्कुल सामने खड़ा है न्यूक्लियस के, बिल्कुल एक्सपोज्ड है, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। उसी तरीके से अगर मैं 2p की बात करूं, पहला शेल, 2p क्या है? पहला शेल p का, जो न्यूक्लियस के सामने एक्सपोज्ड है। तो जरूरी नहीं है कि यही हो, वो भी हो सकते हैं ऑप्शन। शिवा बहुत खुश है आज, आंसू आ गया खुशी क्या? हाँ बोलो। सर समझ नहीं आया ये वाला। बेटा तू यहाँ होती तो आ जाता, यहाँ बच्चों को ना सही दिखाई दे रहा है। चलो मैं तेरे को एक और तरीके से बताता हूँ। अगर मैं तेरे से ये कहूँ कि 1s और 2p क्या बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने खुले बैठे, मैं एक अलग फिगर बनाता हूँ। कौन पूछा? उन्नति, जी सर। जरा ध्यान दे, ये रहा न्यूक्लियस। अब तू बताइयो, 1s 2s 3s, ऐसा नहीं लग रहा है एक दूसरे को शील्ड कर रहे हैं? अब अगर मैं तेरे से 2p के बारे में पूछूं तो 2p 1p होता ही नहीं है, मैं क्या करूं? 1p, जल्दी नहीं बोल। होता है। और वैसे ही 3d, तो 1d और 2d नहीं होते। ठीक है, हाँ जी। और वैसे ही 4f, जल्दी बता। हाँ जी।
सर आपके पास नहीं आ रही। उन्नति मैं तेरे से कह रहा हूँ 1s 2p 3d 4s। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि पहले शैले जो न्यूक्लियस के सामने बिल्कुल खुले पड़े हैं? बोल। हाँ जी। लेकिन मैं तेरे से कहूं 2s तो तुझे बोलना चाहिए कि सर 2s के आगे शील्डिंग आ गई। यूं समझ ले जो मैंने पर्पल कलर का ये जो भी कौन सा कलर है हाईलाइट किया ये शील्डिंग है। तो तेरे को क्या लग रहा है 3s के आगे कितनी शील्डिंग है? तो 3s के आगे 2 शील्डिंग है। अच्छा 4p के आगे कितनी शील्डिंग है? तो 2। 4d के आगे कितनी शील्डिंग है? बात को समझ रही है? कौन है जो बिना शील्डिंग वाला है? नेस 1s 2p 2p 3d 4f। और पुअर शील्डिंग का मतलब क्या है? अच्छा जुड़ाव न्यूक्लियस के साथ। इसका मतलब इनके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, भूल जाओ। जिसकी शील्डिंग पुअर है उसकी उसकी न्यूक्लियस के साथ फोर्स बहुत पक्की है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा। बोल बेटा, जल्दी बोल। हाँ जी, समझ आ गया। अब तेरे से कोई यूं बोले 4f की शील्डिंग पुअर होती है इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल था, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा थी, तो तू क्या समझ जाएगी पुअर शील्डिंग का मतलब या नहीं समझेगी? समझ जाऊंगी। पक्का? हाँ जी। चलो उन्नति के बाद बारी आती है आयुष महेश्वरी। आवाज खोल सकता है बेटा? हाँ भैया। ठीक है आयुष बेटा, मैं ना बात कर रहा हूं कि शील्डिंग क्या होती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये दो अलग बात। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन बीच में आड़े आ गया, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब कितना न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। आ जाओ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक फोर्स है, क्या है? फोर्स। वो भी अट्रैक्शन वाली फोर्स। कैसी फोर्स है? अट्रैक्शन वाली। ठीक है। अब मैं तेरे से कहूं कि अट्रैक्शन वाली फोर्स है तो तू यूं कहेगा भैया ये तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, ये तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस पे डिपेंड करती है। हाँ, और इनवर्सली डिपेंड करती है दूरी पे। जितना डिस्टेंस बढ़ाए उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगी। लेकिन यहां मैं बात नहीं करता शील्डिंग। शील्डिंग अलग है, ये अलग है, और दोनों पे डिपेंड करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसको मिक्स मत कर देना, ठीक है? याद रहेगा आयुष? हाँ भैया। और शील्डिंग किस पे डिपेंड करती है? पहले इसके नाम देख लो, अलग अलग आते हैं। स्क्रीनिंग भी बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग। ये इस बात पे डिपेंड करती है कि बीच में कौन कौन आ रहा है। 1s और न्यूक्लियस के बीच में कोई नहीं है, ठीक है? तो उनके बीच की शील्डिंग पुअर है। 4f बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होना चाहिए। नहीं है भाई। अब दिया ने कहा क्यों? जब आप ये कह रहे हो भैया कि वो दूर है उसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो अब क्या दिक्कत आ गई? उसका सीधा न्यूक्लियस के साथ बातचीत। ये वीआईपी लोग हैं बेटा, ठीक है? मैंने आपसे कहा भाई ये लाइन में लगे, ये लगे लाइन में, ये सब लाइन में लगे। लेकिन इनके पास क्या है? वीआईपी कोटा, ये सीधा जाता है, ठीक है? पुअर शील्डिंग की वजह से। किसकी वजह से? पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को नहीं मानती। बात को समझो। अब मैं आपसे कहता हूं, फिर से वापस आते सब बच्चों को। वैभव ये बात तो पता चल गई, ग्रुप क्या होते हैं, पीरियड क्या होते हैं? सर ग्रुप होते हैं नीचे की तरफ, पीरियड होते हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। ठीक।
आ जाओ। अब मैं कुछ बातें करूंगा, आप मुझे बताना कि भैया हाँ समझ में आया या नहीं आया। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कुछ चीजें डिस्कस करूंगा जो पीछे बात करी थी। अगर मैं आपसे कहूं ये कौन है, ये मैग्नीशियम, भैया 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन, गलत है क्या? 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन को खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। जल्दी बोलो, हाँ ना बोलो। यस सर। फिर मैंने आपसे कहा मैग्नीशियम प्लस कौन है? 12 नहीं 11 इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन। को 12 प्रोटॉन खींच रहे हैं। गौरी, अगर मैं इलेक्ट्रॉन कम कर दूं तो खिंचाव नहीं बढ़ जाएगा? यस सर। साइज छोटा नहीं हो जाएगा? होगा। बस। और अगर मैं ऐसा करूं, साइज बढ़ साइज जाएगा? बड़ा हो जाएगा। खिंचाव साइज कम बढ़ हो जाएगा? जाएगा। Force of attraction towards the nucleus is decreased. Force of attraction towards the nucleus is also known as centripetal force of attraction, because the direction of this force is toward the center of system, and here the system is atom. Atom, पूरा एटम सिस्टम है, न्यूक्लियस नहीं। ये बात समझ में आई? जी सर। चलो यस सर। अच्छा, अब मैं फिर से आपसे बात कर रहा हूँ। सब बच्चे इस चीज को देखो क्या लिखा है। ग्रुप। एलिशा आवाज खोल सकती है बेटा? हाँ जी सर। बेटा जरा ग्रुप देख। फर्स्ट ग्रुप की बात चल रही है। ली, ना, की, रब, से, फरियाद या फ्रेंडशिप, जो बोल रहा हूं आपको। मैंने आपसे कहा कि भैया जब आप नीचे जा रहे थे ना, तो नीचे जाते हुए नंबर ऑफ शेल बढ़े, नीचे जा रहे थे ना एटॉमिक साइज बढ़ा, नीचे जा रहे थे तो एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नामक फोर्स बढ़ी, नीचे जाते वक्त इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान हो गया। क्या हो गया? नहीं, कम होगा। गलती से बोल जाओ। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नीचे जाते हुए डिक्रीज कर रहा है ना, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी नीचे जाते हुए डिक्रीज करेगी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज करेगी। आना बोलो। यस सर। दोबारा पूछो। नीचे जाते हुए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है जो बड़ा, जो मुझे दिखाई दे रहा है फिजिकली? शेल। शेल से साइज बढ़ता है, खुद बताने की जरूरत नहीं। साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन निकालना हो गया आसान, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? अब कुछ बच्चे कहते हैं भैया इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है। अब वैभव ने कहा भैया इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब वो तो जमा का बन जाएगा। वैभव बात ठीक है गलत है? वैभव, और अगर कोई चीज जमा की बन जाएगी तो उसका एक और मतलब है मेटालिक करेक्टर। तो नीचे जाते हुए मेटालिक करेक्टर क्या करता है? इंक्रीज। क्या करता है? इंक्रीज। नीचे जाते वक्त एक चीज और लिख लो ना, सुन लो। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्या नाम है? इंक्रीज करेगा। अब बात को समझो, इन सब बातों को देखो एक साथ। हर्षित बात समझ में आई? इतने बढ़िया बच्चे हैं, 2 हर्षित है, किसी का जवाब नहीं आया। हाँ जी भी आ गया। आ गया? हर्षित, दो नाम बेटा, दोनों अलग अलग से बात कर रहा हूँ। पहला वाला हर्षित, हर्षित सेठ। हाँ जी भैया। क्या क्या तेरे को ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई? ये इनके बीच का रिलेशन? हाँ जी भैया। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ पीरियड की। दूसरा हर्षित, हर्षित डीप नेक।
हाँ अब जरा ध्यान दे, मैं बात कर रहा हूँ पीरियड की। अगर बेटा पीरियड्स की बात करें तो यहाँ पर एक सेकंड पीरियड आता है। कौन सा पीरियड है? अब तुझे क्या लग रहा है यहाँ जाते वक्त कौन सी चीज है जो बढ़ रही होगी हर्षित? जल्दी बता। इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम शेल। हर्षित बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम शेल अगर बढ़ते हैं तो क्या क्या चीजें बढ़ती हैं उसकी बात करें। बोल। साइज डिक्रीज होगा। अगर एक ही शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो उससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, उससे साइज, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। और कोई खास बात बताओ बच्चों। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों अभी के लिए सेम है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होगी। कम होगी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ये बात सही है बच्चों? हाँ भैया। यस। सार्थक बात ठीक है? हाँ भैया। तो तू यूं कह सकता है कि भैया अरे ये क्या कर दिया मैंने, सबके तीरे ना लाइन छोड़ दो। अच्छा, एक और पॉइंट दे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करे। वहां मेटेलिक कैरेक्टर नीचे आते हुए इंक्रीज करता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। ठीक है, नॉन हटा देता हूँ, खाली मेटेलिक लगा देता हूँ। ठीक है? हाँ जी बेटा बोलो। सर आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपने सेम कैसे बोल दी? दोनों तो बहुत डिफरेंस है। हाँ वो डिफरेंस है, लेकिन इनके ऑर्डर में कोई डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन निकालना और इलेक्ट्रॉन देना यहाँ पर लगभग एक जैसा सा ही लग रहा है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। 2 मिनट के लिए अब सब बच्चे एक बार इस पूरे पेज को रीड करो। अगर मैं आपसे बात करूं एक और प्रॉपर्टी की, वो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनके पास एक अपनी खुद की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। ठीक है हर्ष, आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए ऑर्बिटल्स में कौन सी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है? क्यों, क्या है उनके पास ऐसा खास जो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं? बता। सिमेट्री, बिल्कुल सही। इसका रीजन, इसका कारण क्या है? सिमेट्री। और एक रीजन है सिमेट्री, कोई दूसरा बताएगा? लार्ज एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी इनकी बहुत ज्यादा है। तो स्मॉल यही दो रीजन है, यही दो रीजन है जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। हाँ बेटा, आप क्या बोल रही है? स्मॉल कोलम्बिक रिपल्शन। हाँ वो फिर हम या तो ये दो बात लिखेंगे या फिर वो 3 बातें लिखेंगे जो नीचे लिखी थी, स्मॉल कोलम्बिक रिपल्शन वगैरह वगैरह। ठीक है, एनसीईआरटी ने यही दो बोल रखे, मैं बड़े बड़े पॉइंट बनाए थे। आप अगर देखोगे एनसीईआरटी लेसन नंबर 2 पेज नंबर 61 या 62 पे ग्रीन कलर का पेज बना रखा है, उसमें ये 2 पॉइंट बताए। हाँ आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे कोलम्बिक रिपल्शन कम होती है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। आप सिर्फ ये 2 लिखो रीजन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी से कुछ फर्क पड़ता है क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। एक्स्ट्रा स्टेबल, गौरी एक्स्ट्रा स्टेबल का मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा या नहीं लेगा? नहीं लेगा। बात को समझना। और इलेक्ट्रॉन देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। नहीं देगा। प्रीति बात समझ में आई? वो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा
इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो गई, और इलेक्ट्रॉन नहीं देगा मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत इंक्रीज हो गई। बात ठीक है? हाँ जी सर। एक्सेप्शनली उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो गई, एक्सेप्शनली उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो गई, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टेबल था। जो चीज स्टेबल होती है वो ना लेती है ना देती है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना ही वो इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो, इलेक्ट्रॉन लेगा तो स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन देगा तो स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। फिर तुम देखा भैया कौन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी। आओ अब मैं बात करूंगा आर्यन से। आर्यन, आर्यन बजाज, जरा ध्यान दो। सोडियम है सॉलिड, सोडियम है गैस, दोनों में फर्क क्या है बता, बोलो। सो उसमें सर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स उसमें बिल्कुल क्लोज है। सही, बिल्कुल सही। एक में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसमें मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वो ज्यादा नजदीक रहते हैं, और जो नजदीक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको दूर करने में ज्यादा एनर्जी लगती है। गैस के मॉलिक्यूल तो पहले से ही दूर है, उनको क्या अलग करना, वो तो पहले से ही अलग है। तो मैं तुमसे पूछूं कि सॉलिड को गैस बनाओ, तो तुमने कहा भैया सब्लिमेशन एंथैल्पी लगा दो। कौन सी एंथैल्पी? अच्छा गैस को आयन बनाओ, मतलब इलेक्ट्रॉन छीन लो, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी। कौन सी एंथैल्पी लगेगी? आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी ही तब जब वो गैस, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब लगती है? जब वो अकेला हो। कब पकड़ेंगे हम उसको? जब वो आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड, अकेला मतलब, और गैसियस हो, क्योंकि गैसियस में कोई उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। जब कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं, अकेला पड़ गया, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया। हाँ ना बोलो, ठीक बात, जल्दी बोलो भाई। यस सर। अब मैंने आपसे बोला और कोई बात? हाँ, ग्राउंड ग्राउंड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में नहीं, नहीं हमने उन्नति, हाँ जी सर। हमने प्लान बनाया हर्षित से पैसे चुराने का, ठीक है? ठीक अब है। हर्षित गली से जा रहा है, उसके साथ 4 दोस्त हैं, तो हम उसके तब चोरी करें या जब वो अकेला जा रहा हो? अकेला जा रहा। अकेला, when she is alone, isolate। दूसरा, अब अगर मैं गैस की बात करूं तो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, उसका किसी के साथ कोई लिंक नहीं होना चाहिए, मोबाइल शोबाइल नहीं होना चाहिए, हम बुलवा के हमें पिटवा दे। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है? अब ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में फर्क क्या है उसको समझिए। ग्राउंड स्टेट मतलब नॉर्मल, और एक्साइटेड स्टेट उसके पास एनर्जी है। हर्षित समझता है? हर्षित, हाँ अगर मान ले तू अपने सुपर सैयन मोड में हो तो यही होता है ना, मेरे को ढंग से पता नहीं है जो तुम्हारे कार्टूनों का होता है। हाँ, एनी क्या बोलते हैं, एनएम, एनएम जो भी बोल रहा है बेटा, ये अगर तू उस मोड में होगा तो अकेला लड़ लेगा ना, फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट में बात अलग होगी, ग्राउंड स्टेट में बात अलग होगी, गैसियस स्टेट में बात अलग होगी, अकेला होगा तो बात अलग होगी। अकेले का इलेक्ट्रॉन निकालो,
जब वो गैसियस हो तब इलेक्ट्रॉन निकालो, जब वो ग्राउंड स्टेट में हो तब इलेक्ट्रॉन निकालो, एक्साइटेड स्टेट में मत निकालना। आना बोलो। जी और सर। मैं कह रहा हूँ वो तभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हाँ भी जी करेगा। सर। ठीक है। तो अच्छा, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बातें तभी की जाती है जब वो अकेला। अब मैं आपको यही चीजें दिखा रहा हूँ। हाँ, अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है जिसको लगता हो कि उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाने की जरूरत है, क्वांटम नंबर? वो तो बता दो भाई। नो सर। चलो अच्छी बात है। ये देखो, एटॉमिक साइज दिख रहा है आपको? जी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दिख रहा है? हाँ जी। आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसकी बात कर रहे हैं, अब इस पे सारी बातें पढ़ लो। कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड सबसे दूर के इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए कहलाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। वो अकेला होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए और ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। अकेला नहीं हो तो अकेला करो, गैसियस नहीं हो तो उसको गैस बनाओ, तभी हम उससे इलेक्ट्रॉन छीन सकते हैं। बात सही है गलत है? किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी? आपको एक बार पढ़ने का मौका दूंगा, उसके बाद कराऊंगा, क्योंकि बिना पढ़े अगर दे दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। आज आपको बहुत सारा काम दे रहा हूं बेटा। इसी तरीके से आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। बस। कैटिनेशन, अच्छा आप जानते हो कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा तो नहीं जिसे कैटिनेशन का मतलब ही ना पता हो? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, मेटल मेटल बॉन्ड, ये सारी बातें पता है? जल्दी बोलो। Yes, यस sir. सर। अच्छा अच्छा, ये कुछ बातें जो मैंने बताई इसमें से किसी में अटको तो मुझे बोल देना, मैं कराऊंगा। कि कैटिनेशन कोवेलेंट नेचर को बहुत पसंद करता है, साइज जितना छोटा उतनी अच्छी बात, बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी उतनी अच्छी बात। अब कोई क्या भैया मुझे नहीं पता बॉन्ड लेंथ क्या होती है, तो आप बता देना, मैं सारी चीजें बताऊंगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है नहीं पता, लेकिन आपको ये एटलीस्ट रीड करके रखना पड़ेगा यहां तक। क्या यहां तक के नोट भेज चुका हूं मैं? याद करो, एक बार भेजा था बेसिक्स ऑफ पी ब्लॉक। सर उसमें कैटिनेशन तक नहीं है। कहां तक है बेटा? सर ये नहीं है, इससे पहले तक है, याद नहीं है मुझे। अब आ जाएंगे बेटा, ठीक है।